हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 9 के साथ। और इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन चीज करने वाले हैं भाई, जिसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या बताती है, किस लिए पढ़ी जाती है, क्या ये इंपॉर्टेंट है भाई? केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में तो है ही इंपॉर्टेंट भाई। इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है, चाहे आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम कर रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। भाई जो हम बुक पढ़ रहे हैं ना, उसका नाम क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। सर क्वांटम अगर हम पढ़ रहे हैं और जहां श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम नहीं सुना, तो मतलब आपने क्वांटम का शुरुआत ही नहीं की, मतलब आपने क्वांटम की शुरुआत नहीं की। मैं आपको एक चीज बता दूं पहले, वैसे तो स्पेशली फॉर बीएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टैक्टिक्स वाला पेपर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ये हमारे पास 8 यूनिट आपको दे रखे हैं, वो सबको हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। पहली यूनिट हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसी को फिलहाल हम कवर कर रहे हैं। आप अगर किसी अदर फील्ड से भी अगर ये इक्वेशन आपको पढ़नी तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको करने वाले हैं। जैसे हम बाकी लेक्चर्स में करते हैं ना, बिल्कुल आसान बनाने के बाद, वैसे ही हम करने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात जान लीजिए, इस यूनिट में एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतने सारे टॉपिक्स थे, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। फिलहाल हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सिग्निफिकेंस, साई एंड साई स्क्वायर और रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन, ये 3 टॉपिक बचे हैं। कंप्लीट यूनिट हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अदर यूनिट भाई हम करने वाले हैं। इसके बाद हम एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, और हाँ इसके बाद तो करने वाले हैं, लेकिन उसकी शुरुआत आज से होने वाली है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है। चलिए एक काम करते हैं, हम टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करते और हम अपनी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर आ जाते हैं। सर क्या बताता है श्रोडिंगर वेव, किस चीज के बारे में बताता है? तो मैं आपको बता दूं, हमने इससे पहले एक प्रिंसिपल पढ़ा था, एक मेथड पढ़ा था, डी ब्रोगली इक्वेशन या डी ब्रोगली मेथड में। डी ब्रोगली ने एक चीज कहा था, सर जितने भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, सर ये दोगुला व्यवहार करते हैं। सर दोगुला का मतलब क्या होता है? ये इनके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, साथ के साथ इनके पास वेव नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। तो सर ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ना बस वेव नेचर के बारे में बताती है, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेव नेचर क्या है। वेव नेचर क्या है मतलब कहने का ये है, सर हम ये बोल सकते हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन वेव नेचर है, मतलब हमारे पास न्यूक्लियस होगा। बिल्कुल सर, हमारे पास सेल कैसे होंगे जब वेव होता है? तो भाई किसी भी सेल में तो कोई पार्टिकल ही तो मूव कर सकता है। जैसे बोर्स मॉडल कहता है, सर हमारे पास सेल होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता, घूमता रहता, रोटेट करता रहता है। तो सर वो सेल तो होंगे नहीं अगर वेव नेचर है। तो बिल्कुल श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग हमारे पास ये हो जाता है, भाई हमारे पास न्यूक्लियस, उसके चारों ओर पूरा का पूरा 3D स्पेस है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वेव की फॉर्म में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन आया और वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह से इसके चारों ओर मूव करेगा। फिर उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, हम कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए ना बहुत बेहतरीन तरीका होता है निकालने का, और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर हम जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे भाई, तो इलेक्ट्रॉन के पास में ना, इलेक्ट्रॉन के पास में हमारे पास स्टेशनरी वेव होती है। स्टेशनरी वेव बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं भाई, बहुत सिंपल तरीका, और हम बोल सकते हैं इस पूरे टॉपिक को बहुत ही सिंप्लीफाई करके लेके आया मैं आपको। मिल भी नहीं सकता कहीं पर इतनी आसान तरीके से जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ने वाले हैं, उसके क्या क्या पोस्टुलेट होता है वो सब हम एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स यानी आने वाली यूनिट में पढ़ने वाले, लेकिन इसको बेहतरीन तरीके से हम समझते हैं। भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनके पास स्टेशनरी वेव होती है। स्टेशनरी वेव का मतलब क्या होता है सर? स्टेशनरी वेव का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी वेव का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सेस है, यहाँ पर हमारी हम बोल सकते हैं कि कोई भी वेव जाने वाली है, और वेव हमारी कुछ ऐसे जाएगी। सर इसको मैं स्टेशनरी वेव बोलता हूँ। स्टेशनरी वेव मतलब कि जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे, वैसी वेव को हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। तो सर अगर हमारे पास कोई वेव जा रही है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो वेव की फॉर्म में जा रहा है तो उसका कोई ना कोई तो वेव फंक्शन होगा। बिल्कुल होगा सर, वेव फंक्शन उसका कोई ना कोई तो वेव फंक्शन होगा, साई बोलते हैं उसको।
साई को क्या कहते हैं? वेव फंक्शन। किसी भी वेव के लिए अपना एक फंक्शन होता है। मतलब कहने का ये, क्वांटम जब हम पढ़ेंगे तब जानेंगे भाई, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि हर एक पार्टिकल अगर वो वेव नेचर दिखा रहा है तो उसका अपना एक वेव फंक्शन होता है, उसका अपना एक वेव फंक्शन होता ही है। सर वेव फंक्शन क्या होता है? वेव फंक्शन किसको बोलते हैं? वेव फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जिससे आप जो कुछ भी पूछो ना तो आपको सारी जानकारी देता है किसी भी पार्टिकल के लिए। आपने पूछा भाई ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तुम इसके वेव फंक्शन हो, बताओ इसकी एनर्जी क्या है, वो आराम से तुम्हें उसकी एनर्जी बता देगा। आपने पूछा बताओ इसकी पोजीशन क्या है, वो आपको पोजीशन बता के दे देगा। आपने कहा इसकी मेरे को पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए, मुझे इसका एंगुलर वेव फंक्शन चाहिए, कुछ भी पूछ लो उससे सब कुछ बताएगा। जैसे मान लीजिए हम जो आजकल पढ़ रहे हैं ना, AI है या फिर कुछ भी, हम गूगल पे चले जाए, जो कुछ भी पूछोगे आराम से निकाल के दे देता है। सर वो एक टाइप का वेव फंक्शन होगा, यहाँ पर एक वेव फंक्शन हो गया। वेव फंक्शन है जो कुछ भी आप पूछो उसका जवाब तुरंत इसके पास होता है, आराम से ये देता है आपको। सर कैसे कैसे कौन पूछने वाला कौन होता? सर पूछने वाला भी तो कोई ना कोई होगा ना। बिल्कुल, जो पूछते हैं ना उनको हम कहते हैं ऑपरेटर। क्या कहते हैं भाई? ऑपरेटर। मतलब ये है कहने का, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास साई वेव फंक्शन ले लिया मैंने, इस पर मैंने ऑपरेटर लगाया। जैसे मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन का मुझे क्या पता करनी है? एनर्जी पता करनी है। तो भाई हर चीज के लिए एक ऑपरेटर अलग होता है। भाई आप जो भी काम कर रहे हो, काम करने में कोई ना कोई एक बंदा सक्षम होता है, उसको उसका ऑपरेटर कहते हैं। भाई इस काम का ऑपरेटर ये हो गया। हर किसी कंपनी में चले जाए, हर चीज के अलग अलग ऑपरेटर मिलते हैं। वैसे ही मान लीजिए अगर मैं एच कैप की बात करूं तो भाई एच कैप जो ऑपरेटर होता है इसको हम हैमिल्टोनियन बोलते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं इसको। सर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है? भाई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमारे एक एनर्जी ऑपरेटर होता है। क्या होता है? एनर्जी ऑपरेटर। मतलब क्या है सर इसका? मतलब यह है कि अगर मैंने किसी वेव फंक्शन पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगा दिया तो वेव फंक्शन तो मेरे को मिल जाएगा, साथ ही साथ वो उसकी एनर्जी को बता देगा कि उसकी एनर्जी क्या हो। ये तो बड़ी अच्छी सी चीज लग रही है। बिल्कुल लग रही है। तो सर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इस ये ना, ये जो मैंने लिखी है भाई, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। आती कैसे वो जानेंगे, इसका डेरिवेशन जानेंगे। फिलहाल ये हमारी श्रोडिंगर, आप कहेंगे सर ये तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं है, हमने तो कुछ अलग पढ़ी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। भाई जो पढ़ी थी वो भी जान लेंगे, कहां से आई थी, कैसे आई थी, फिलहाल के लिए जान लो। तो ये भी हमारी एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। हमको सर उसका डेरिवेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव करनी है तो बिल्कुल बेसिक मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, करिए। यहां लिख देते हैं हम फॉर स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव मतलब जो अभी मैंने बताया था स्टेशनरी वेव इलेक्ट्रॉन के लिए जो चलती है। सर इलेक्ट्रॉन के लिए जो चल रही थी वेव, हमने उसमें एक चीज देखी थी। क्या देखी थी? एक चीज देखी थी, मैथमेटिकली सारी चीजें प्रूव करने वाला, साथ के साथ देखने वाला। स्टेशनरी वेव में जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर इतना नीचे। मतलब ना तो बहुत ज्यादा बढ़ना है, ना ही छोटा सा कम होना है। मतलब जितना ऊपर जाना उतना नीचे जाना, जितना ऊपर जाना उतना नीचे जाना। सर ऐसी वेव केवल दो ही केस में आती है। ऐसी वेव केवल दो ही केस में आती है। और वो दो केस कौन से होते हैं? भाई दो केस वो होते हैं हमारे, या तो साइन का हो या कॉस का हो। अगर साइन का कोई भी डिग्री में ले लूं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? +1। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? -1। साइन की या तो मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी या फिर क्या होगी? मिनिमम वैल्यू आपकी -1। तो जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा। सर ये साइन के साथ होता है। जितने भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे वो सब कुछ इनके बारे में जानते होंगे। और अगर नहीं जानते ना तो हमने भी मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर केमिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी। अब वहां जाके देख सकते हैं साइन कॉस के कैसे ग्राफ हमारे बनते हैं, वो सारी चीजें। चलिए भाई इधर एक काम करते हैं। फिलहाल क्या जानते हैं, अगर हमको वेव फंक्शन लेना है तो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन में एक मान के चलते हैं, और उसका सॉल्यूशन हमारे पास ये आता है। क्या आता है भाई? a sin 2πx अपॉन लैम्बडा। क्या हो जाएगा भाई? a sin 2πx अपॉन लैम्बडा। सर ये क्या है? सर ये हमारे पास एक वेव फंक्शन हमने ले लिया, इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी वेव के लिए होता है। इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी वेव के लिए होता है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, हालांकि तीनों डायरेक्शन की बात करेंगे हम।
फिलहाल हम एक डायरेक्शन को लेके चलते हैं, जैसे डेरिवेशन कंप्लीट होगा तीनों में उसको स्प्रेड कर देंगे। हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है, तो सर हमको उसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। हम एक काम करेंगे सर, इसके वेव फंक्शन को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सर कैसे करेंगे जरा बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। कैसे करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन, सर जिसका डिफरेंशिएशन करना होता ना उसके आगे डी बाई डी एक्स लगा दो, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सर डी बाई डी एक्स हमें साई का लगाना है, तो साई डी बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ए, सर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स। इधर कौन होगा हमारे पास, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, यही है ना, बिल्कुल है। सर एक चीज ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक चीज मानना है कि जो चीज वेरिएबल है हम उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं। सर ए है ना हमारा कांस्टेंट होता है, कहेंगे निकालो इसको बाहर, निकाल दिया सर, यहां से बचेगा डी बाई डी एक्स साइन, बराबर। यहां से जैसे इसको बाहर निकाला ए बाहर आ गया डी बाई डी एक्स, और यहां पर बचेगा हमारा साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। सर कोई समस्या है? हम कहेंगे सर कदापि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं है तो एक चीज समझ लो, नहीं है तो एक चीज समझ लो, क्योंकि इसके आगे हमें डिफरेंशिएशन करना है। क्या आपको डी बाई डी एक्स साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा का डिफरेंशिएशन आता है? कुछ को आता होगा, कुछ को नहीं आता। कुछ मैथ वाले होंगे सर हमको तो आता, हम तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। बायो वाले कहते सर थोड़ी सी समस्या, हमको डिफरेंशिएशन आती ही नहीं, हमने तो 12th में मैथ ही नहीं पढ़ा था। फिर तो समस्या हो जाएगी, समस्या नहीं होनी। क्यों नहीं होगी सर समस्या? क्योंकि उस समस्या का हल हमारे पास है। सर हल क्या है? हल ये है कि कोई दिक्कत नहीं, अगर समस्या हो भी रही है तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सर सीखना तो जरूरी है ना, सब कुछ सीखेंगे, पूरा सीखना ही नहीं, जिसकी जरूरत पड़ जाए उसको साथ के साथ समझ लो। सर कैसे बताइए? देखो डिफरेंशिएशन अभी हम समझ लेते हैं, क्योंकि हमको पता भी, अगर हम देखें डिफरेंशिएशन, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन को कॉस में चेंज कर दो, सर कॉस एक्स होता है। क्या है इसमें सीखने में भी, क्या है इसमें सीखने में? कुछ नहीं है, सिंपल सी तो चीज है। अगर मान लीजिए आपको दिया जाए डी बाई डी एक्स साइन के एक्स, साइन के एक्स, सर ये क्या मतलब हुआ? साइन एक्स है तो कॉस एक्स में जाएगा, साइन के एक्स है मतलब कांस्टेंट आ गया, तो जो कांस्टेंट है ना उसको बाहर निकालो पहले तो, ठीक है, बाकी लिख दो कॉस के एक्स। साइन को तो कॉस में चेंज करना, बाकी जो फंक्शन रहेगा वो सिंपल सिम रहेगा। सर ये डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल बहुत आसान है। अगर इसी तरह से आपको कहा जाता है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर हम कॉस एक्स का, जैसे हमने साइन को कॉस में चेंज किया था, कॉस को साइन में कर दो, एक चीज अंतर रखनी है बस, साइन का कॉस में होगा तो प्लस रहेगा, लेकिन अगर कॉस का साइन में करोगे तो माइनस आएगा, ठीक है। सर इसी तरह से अगर हम ये कहें डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लीजिए कॉस के एक्स, तो भी क्या दिक्कत है, वही होना है ना, माइनस का क्वेश्चन बाहर आएगा के, फिर क्या आ जाएगा साइन के एक्स। सर ये हो जाएगा, कोई समस्या? सर बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिलहाल हमारे पास जो इक्वेशन थी ना उसको मैं वापस से लिख लेता हूँ। सर हमारे पास इक्वेशन थी डी साई अपॉन डी एक्स, ठीक है, क्या था, डी साई अपॉन डी एक्स बराबर ए डी बाई डी एक्स, ठीक है, ये था हमारे पास बराबर ए डी बाई डी एक्स, और यहां पर था हमारे पास साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, यही है ना भाई? बिल्कुल है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही है हमारे पास, साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा है, 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, ठीक है, हो गया। सर एक चीज देखो, डी साई अपॉन डी एक्स, ठीक है, बराबर ए। अब इसका देखो साइन है, ठीक है, साइन एक्स नहीं है सर, साइन एक्स नहीं है, साइन के एक्स है। क्यों? क्योंकि 2 पाई अपॉन लेमडा आ रहा है। सर वो तो के का काम करेगा ना, बिल्कुल। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो के को बाहर निकालो। सर जो के की वैल्यू उसको बाहर निकालना, सर के की वैल्यू जो बाहर है वो 2 पाई अपॉन लेमडा आएगी बाहर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्या करना है सर, बाकी कॉस के एक्स लिख देना है, इसको लिखना है कॉस के एक्स मतलब 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। हो गया, हो गया डिफरेंशिएशन। क्या ही प्रॉब्लम है भाई इसमें? बिल्कुल भी नहीं है। आपको बुक समझा रही है नहीं समझा रही कोई मतलब नहीं, मैं आपको बहुत आराम से बड़े ही प्यारे तरीके से बताने वाला हूं। देखिए भाई इसको क्या करना है, क्या सर यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, इसको डबल डिफरेंशिएशन करना है, मतलब अगेन डिफरेंशिएशन करना है। हम क्या लिखेंगे यहाँ, अगेन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। सर दोबारा डिफरेंशिएशन करना है
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से एक्स के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे सर? इसका दोबारा करेंगे तो हम करेंगे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बिल्कुल साई बराबर क्या हो जाना भाई, ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा सर। ये जो 2 पाई अपॉन लैम्डा आपने लिखा है ये भी तो कांस्टेंट है, बिल्कुल है सर। अब आ गया कॉस का एक्स, अगर कॉस एक्स होता तो माइनस साइन एक्स आ जाता सर, लेकिन यहाँ पर फिर से कॉस के एक्स है तो हम क्या लिखेंगे माइनस के, मतलब माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, और साइन के बाद क्या आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा, सॉरी के एक्स आ जाएगा। के की वैल्यू कितनी है 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, हो गया बिल्कुल हो गया सर। हम एक काम कर सकते हैं क्या, इस माइनस को बाहर लेके आओ, चलो ठीक है। मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है बराबर। मैं यहाँ से माइनस को बाहर ले लो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ये पाई 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 इंटू पाई पाई स्क्वायर हो गया अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर हो गया, ठीक है सर। यहाँ से बचा ए को अंदर लेके जा रहा हूँ ए, यहाँ से क्या बचा है हमारा साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। क्या कुछ समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, इसमें कोई समस्या थोड़ी है हमको, इसमें कोई समस्या थोड़ी है सर। इसको ना हम एक काम करता है इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं सर। इक्वेशन 2 की क्या जरूरत पड़ेगी अब ये पता चलेगा। हम यहाँ पर अगली चीज ना हमारे पास ये है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सर इक्वेशन 1 और 2 से एक चीज देखो सर, हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी साई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है, बिल्कुल। इक्वेशन 2 में a sin 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है, बिल्कुल सर। इस पूरी वैल्यू को मैं साई के बराबर रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ सर। इसको साई के बराबर रखना है तो यहां से हमारी इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लिख लो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, यही है ना, माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा। सर ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी साई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साई पर साई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पूरा साई हो जाना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक काम करो, अगर ये इक्वेशन आ गई ना तो समझ लो कि आपके पास ऑलमोस्ट हम पहुंच गए डेरिवेशन के, फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं। एक काम करो, ये माइनस वाली वैल्यू को इधर लेके आओ, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस वाला इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू साई बराबर क्या बचेगा आगे 0। सर ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बना लीजिए। अब समझ लीजिए यहाँ पर थोड़ी सी कहानी, अब थोड़ी सी कहानी, इसको आगे डेरिवेशन करने के लिए वो कहानी का जानना हमें बहुत जरूरी है। क्या है सर जरूरी? हमको पता है विनो सर क्या पता है अपन को? हमको कुछ नहीं पता है, क्या पता है सर विनो है? हमको ये पता है, हमने डी ब्रोगली इक्वेशन तो जानी थी ना, बिल्कुल जानी थी। फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन, सर डी ब्रोगली इक्वेशन में क्या पढ़ा था हमने? सर दोगलापन पढ़ा था उधर, क्या पढ़ा था? दोगलापन, डुअल नेचर पढ़ा था सर। और उसमें ये बताया था कि जो भी वेव फंक्शन होता, सॉरी वेव लेंथ होता है लैम्डा इक्वल टू कितना होता है h अपॉन p होता है, p को हम mv भी लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv हो जाता है। सर यही तो पढ़ा था, बिल्कुल सर। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे को इधर ना लैम्डा दिखाई दे रहा है सर, लैम्डा तो यहाँ पर स्क्वायर है, वहां पर तो खाली लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस पर स्क्वायर चढ़ा दूं, मान लीजिए लैम्डा स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा ये एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, बिल्कुल सर। इसकी वैल्यू को ना, इसकी वैल्यू को पुट इन इक्वेशन कितना है भाई? 3rd, इक्वेशन 3 उठाओ और इक्वेशन 3 में पुट कर दो सर। इससे क्या होगा? इससे भी पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, कितना में लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर कहां बन जाएगा? ऊपर एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया इंटू साइन इक्वल टू 0। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। मतलब ये हमारे पास हो गया 4 पाई स्क्वायर साई तो है ही है, बाकी लैम्डा स्क्वायर कितना है एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर कहां चला जाएगा? ऊपर। सर इसको ना, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बना लें, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बना लें। सर अब ये जो इक्वेशन 4 है ना, यहां से हम कैसे लेके आएंगे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अब यहाँ पर कोई एक कहानी और पढ़नी है, एक कहानी और पढ़नी है। वो वाली कहानी कौन सी है सर? देखो हमें एक चीज तो पता है भाई,
अपने पास एनर्जी जो होती है ना, टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें, टोटल एनर्जी, अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं सर, हमारे पास दो टाइप की एनर्जी है। कौन कौन सी? एक होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और सर दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है भैया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भैया? हम कहना ये चाह रहे हैं, अगर मैं चल रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी, रुक गया तो पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होगी? दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल एनर्जी आ जानी है। मतलब टोटल एनर्जी ई जो है वो बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी वी के। ठीक है सर, हमें एक चीज भी तो पता थी, काइनेटिक एनर्जी तो हमने जाना था, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। बचपन से पढ़ते चले आए, कोई समस्या है? नहीं है। उठा के यहाँ रख दो, ई बराबर कितना हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी। सर ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी वेलोसिटी है। क्या मैं एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर। मैं एक काम करता हूँ, ये हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो इसके बराबर कौन है? ई है। ये वैल्यू प्लस की इधर जाए किसकी हो जाएगी सर? माइनस की हो जानी है। अगर मैं यहाँ से निकालूं एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? ये 2 इधर चला जाएगा, 2 इंटू ई माइनस वी। सर ये हो जाएगी, ये तो हो जानी है बिल्कुल। सर ये क्यों निकाला है? क्योंकि मुझे ना, मेरे को इधर एम बी ना खटक रहा है थोड़ा सा, मुझे एम बी हटाना है। लेकिन सर यहाँ एम बी स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको एम स्क्वायर वी स्क्वायर नहीं बना सकता, बिल्कुल। इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम से डिवाइड कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैं इसको लिख सकता हूँ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम बराबर 2 ई माइनस वी, लिख सकता हूँ। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड कर दो, एम से एम कट के, हाँ तो यही जाना ना, बिल्कुल सही बात। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। सर यहां से अगर मैं निकालूं एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m ई माइनस वी। देखो 2m ई माइनस वी, यही हो जाना है बिल्कुल। सर इसकी वैल्यू को उठाओ और उठा के कहां पटकना है भाई? इसको उठा के हमारा इक्वेशन नंबर 4 में पटकना है। पटक दो सर, यहां पर लिख दो पुट इन इक्वेशन 4। सर इसको उठाकर हम इक्वेशन 4 में डाल देंगे। सर 4 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? सर 4 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 4 वाले पहले तो एक काम करते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं। 4 वाले इक्वेशन को लिखो, क्या है? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर साई अपॉन एच स्क्वायर, यही है ना, इक्वल टू 0 एच स्क्वायर। देखो यही है हमारे पास, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है सर, यहां से जो एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू है ना, वो 2m ई माइनस वी है। रख दो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, क्या है? एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा 2m ई माइनस वी। ठीक है, लिख दो, ये हो जाएगा 2m ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर आ गई इक्वेशन अपनी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या फिर डी बोल सकते हैं, प्लस 4 टू जा 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। सर ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है भैया, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको हम बोलेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इट इज नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायरेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं वन डायरेक्शन मतलब 1D बॉक्स सिस्टम, या फिर वन डायरेक्शन बोल दो, एक डायरेक्शन के लिए, दैट इज एक्स। और एक डायरेक्शन कौन सी है? वो एक्स के लिए है। अगर हमारे पास एक डायरेक्शन की बात करता है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर मान लीजिए अगर मैं एक से ज्यादा डायरेक्शन हो तो हम क्या करेंगे? तो आपके लिए एक काम करना है। तो क्या करना भाई? जैसे मान लीजिए एक्स डायरेक्शन थी तो हमने क्या किया था? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में भी देखना है तो क्या कर देंगे? इसमें ऐड कर देंगे आप डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, बाकी सेम रहेगा। फिर क्या रहेगा भाई? इतने के बाद में जो भी प्लस हो रहा है उसको प्लस कर दीजिए,
ये हो जाएगा प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास फॉर 2D। ये हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर 2D, फॉर 2D मतलब 2 डायरेक्शंस के लिए हो जाएगा। यहीं पर अगर हम बात करें सर 3 डायरेक्शन के लिए बात करें तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर, तीनों डायरेक्शन हो गई, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। सर ये जो इक्वेशन है हमारी, ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास और 3D तीनों डायरेक्शन के लिए, तीनों डायरेक्शन के लिए जो हमारे पास सिलेक्ट होना उसके वेव फंक्शन के लिए आपके पास ये हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो जाएगी। सर एक चीज जाननी है, एक चीज क्या जाननी है, एक चीज ये जाननी है, अगर आपको नहीं पता हो कि हमारे पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इन तीनों को मिलाकर हम डेल स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, डेल स्क्वायर। यहां पर ये जो डेल स्क्वायर है इसको हम बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। दिस इज व्हाट, दिस इज लाप्लासियन, लाप्लासियन ऑपरेटर। ये हमारे पास लाप्लासियन ऑपरेटर होता है। तो सर एक काम कर सकते हैं, ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है हम इसके जगह क्या कर सकते हैं, लाप्लासियन। अगर मैं इसमें से साई कॉमन ले लूं, अगर मैं इसको साई कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई माइनस वी साई इक्वल टू 0, और ये हो जाएगी हमारे पास फाइनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3D। अब आप कहेंगे सर इतनी सारी इक्वेशन बता दी आपने, बिल्कुल बता दी। ये 3 डायमेंशन के लिए इक्वेशन है, ठीक है, ये भी 3 डायमेंशन के लिए, ये 2 डायमेंशन के लिए, और ये हमारी 1 डायमेंशन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी हम आगे तो करने वाले, फिलहाल अब इसमें देख लेते हैं, मैं किसी चीज की आवश्यकता वैसे नहीं है, ठीक है। तो इसी क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। बाकी इससे अलावा जो भी चीजें हमें मिलने वाली है उसको हम आगे लेक्चर में लेके आएंगे। जो भी इसमें रह गया हो, आपको जो भी चीजें हम बोल सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आई है, कुछ दिक्कत करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो सर ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इस डेरिवेशन में, तो मैं आपको वापस अगले लेक्चर में उसको जरूर बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि ज्यादा लोड लेना नहीं, क्योंकि इसके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब अगली यूनिट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए फिर इस लेक्चर को इधर ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपको एक काम करना है, लेक्चर को शेयर करना, जितना हो सकता है उतना शेयर करना, रुकना बिल्कुल नहीं है, रोकना बिल्कुल नहीं है। मतलब हम बोल सकते हैं ज्ञान है ना, तो ज्ञान को बढ़ाना भी जितना हो सकता है उतना बढ़ाना। तो चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।